हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देखी और साथ साथ नॉमेनक्लेचर किया कॉमन सिस्टम से एंड आईयूपीएसी सिस्टम से। आगे आज पढ़ेंगे हम इस सेशन में, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर को रिवाइज करते हुए चलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने क्या कहा था कि कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा जहां पर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, कोई भी हेलो एटम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एल्किल हैलाइड हो जाएगा या हेलो एल्केन्स हो जाएगा। ओके, साथ ही हमने क्या देखी थी, इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, और क्लासिफिकेशन हम दो तरह से इसकी देख रहे थे, एक नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के आधार पर और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के आधार पर हमने क्या बोला, अगर एक ही हेलोजन एटम है तो उसको मोनो हेलो एल्केन्स कहा जाएगा, दो अगर आपके हेलोजन वहां पर है तो उसको डाई हेलो एल्केन्स कहा जाएगा, और मोर देन टू, दो से ज्यादा अगर है तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉली हेलो एल्केन आप कहेंगे या पॉली हेलोजन उनको नाम देंगे। ओके, डाई हेलोजन की कैटेगरी में हमने देखा कि अगर नेबरिंग कार्बन पर आपके दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, यानी आसपास के जो कार्बन हैं उन पे हेलोजन एटम जुड़े हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। ओके, और दूसरा केस हमने क्या देखा था, जब सेम कार्बन एटम पर आपके दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, जेमिनल डाई हैलाइड। यहाँ पर हमने देखा था कि दो से ज्यादा अगर आपके हेलोजन एटम हैं तो उसको पॉली हेलोजन कह रहे हैं या पॉली हेलो एल्केन्स आप कह सकते हैं। यहाँ पर तीन है तो हमने क्या नाम दिया है, ट्राई हेलो एल्केन्स नाम दिया है। ये किसके बेसिस पे हो गया, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हमने हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई किया। वहीं हाइब्रिडाइजेशन के केस के आधार पर अगर हम उनको क्लासिफाई करते हैं तो कितनी तरह से आते हैं, दो तरह से आते हैं। एक आपका आता है कि जब आपका जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरा क्या है, जब आपका अल्फा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अल्फा कार्बन जब आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसको हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है आपका एल्किल हैलाइड, दूसरा आता है एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा आता है बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में आपकी एलिफेटिक चेन होगी, सिंगल बॉन्ड होगा अल्फा कार्बन पर। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा, अल्फा कार्बन पर तो आपका अल्फा कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, या हम कहेंगे कि वो जो बीटा कार्बन है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। यानी अल्फा कार्बन आपका क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। बेंजाइलिक हैलाइड में हमने कहा कि आपके पास बेंजीन रिंग होगी और उसमें हम डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच नहीं करेंगे, बल्कि एक कार्बन के साथ ऐसे आप क्या कर देंगे, हेलोजन एटम को अटैच कर देंगे। तो ये भी किसका टाइप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है। आगे हमने sp2 के आधार पर देखा था, और उससे पहले हमने एल्काइल हैलाइड जो देखे उनको तीन तरह से क्लासिफाई किया था। एक आपके प्राइमरी यानी 1 डिग्री, दूसरा आपका सेकेंडरी, और तीसरा टर्शियरी यानी 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री से नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो आपका अल्फा कार्बन होगा वो किसी एक साइड से, ओनली एक साइड से, किसी कार्बन से या किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बाकी एक साइड तो हेलोजन ही होगा, बाकी एच हो जाएंगे। ठीक है, या कोई और ग्रुप हो सकता है। दूसरा सेकेंडरी में आपका कार्बन जो है वो दो साइड से कार्बन से जुड़ रहा होगा। ठीक है, और टर्शरी में आपका जो अल्फा कार्बन है वो तीन साइड से कार्बन एटम से जुड़ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 ही बॉन्ड कार्बन बना सकता है। ओके, और एक इसका हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था मिथाइल हैलाइड का, जहां पर कार्बन से कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ रहा है, तो ये क्या है, मिथाइल हैलाइड हमने इसे नाम दिया था। ओके, इससे आगे हमने sp2 के आधार पर बोला कि एक आपके विनाइलिक हैलाइड होंगे और दूसरा आपके एराइल हैलाइड होंगे। तो विनाइलिक हैलाइड में आपकी एलिफेटिक चेन होगी, चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जहां पर
आपका हेलोजन एटम जुड़ रहा होगा, यानी जो आपका अल्फा कार्बन होगा वो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ये आपका अल्फा कार्बन आ गया और इस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2 है। ओके, एराइल हैलाइड में हमने क्या कहा कि एरोमेटिक रिंग होगी या बेंजीन रिंग है, उसमें आप डायरेक्ट अगर हेलोजन एटम को अटैच कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड हो जाएगा। ओके, ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। आगे हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, कॉमन सिस्टम की बात की थी, जहां पर आप पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, देन आप हेलाइड का या हेलोजन एटम को आइड के साथ प्रोनाउंस करेंगे या उसका आइड जोड़ करके नाम लिखेंगे, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड। तो ये आपके कॉमन नेम हो गए हेलो एल्केन्स के। आईयूपीएससी नेम में हमने कहा कि हेलो एल्केन्स से आप इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। हेलो एल्केन्स का मतलब है पहले आप जो हेलोजन एटम है उसको ओ के साथ लिखेंगे और देन एल्केन का नाम आएगा, जितने भी वहां पे कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की चेन है, उसके आधार पर आप एल्केन बताएंगे। जैसे यहाँ पर ब्रोमोइथेन लिखा गया है, क्लोरोप्रोपेन हो सकता है। इस तरह से आप क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। दूसरा हम वरीयता देखते हैं कि कहाँ से आपका जो हेलोजन एटम है वो पास पड़ रहा है, या उस श्रृंखला को वरीयता देंगे जिस साइड से वो नजदीक या पहले आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके चलते हैं कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले हम नाम लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या करते हैं कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनके आधार पर आप क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, यानी जहां से भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले आएंगे वहां से आप नंबरिंग शुरू करते हैं। ओके, कंपेयर करेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को किससे, हेलोजन एटम से। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या देंगे, वरीयता देंगे। यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, जैसे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, प्रोपेन है तो आपकी 3 कार्बन होंगे, और 1 पे कहा है तो इस साइड से हम 1 मान लेते हैं, तो ये Br हो गया। ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 H लग जाएंगे और यहाँ पर 3 H जुड़ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है, तो प्रोपेन है तो 3 ही कार्बन होंगे इसमें। 1 क्लोरो कहा है तो 1 पे हम Cl जोड़ देंगे, 2 पे आपको मिथाइल कहा है तो यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी आप क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को पूरा कर लेंगे। ये आपके आईयूपीएसी नेम हुए। डाई हेलोजन कंपाउंड में हमने क्या कहा कि जो आपके डाई हेलाइड्स होंगे, जैसे जेम डाई हेलाइड हो गए, तो उनको आप एल्काइलिडीन करके प्रोनाउंस करेंगे जब आप क्या कह रहे हैं, कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं। ओके, और जो आपके एल्काइलिन आप किसको कहेंगे, जब विस डाई हेलाइड होंगे। ओके, क्या कहा, जेम डाई हेलाइड का मतलब क्या है, जब आपका एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन आ रहे हैं तब आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, एल्काइलिडीन करेंगे। वहीं जब आपका नेबरिंग कार्बन पे आपके हेलोजन एटम आ रहे हैं तब आप उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एल्काइलिन करके, यानी जैसे इथाइलिन और यहाँ इथाइलिडीन। ओके, पॉलीमिथाइलिन जब एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप है, तो जैसे 3 है तो क्या, ट्राई मिथाइलिन आ जाएगा। ठीक है, और उसके आगे डाई हेलाइड तो आएगा। डाई हेलाइड का मतलब क्या है, डाई और जो हेलाइड है उसको प्रोनाउंस करेंगे, डाई ब्रोमाइड, डाई क्लोराइड, डाई आयो, डाई फ्लोराइड। ओके, dihalogen compound, the alkyl halide having 2 halogen atoms attached to the adjacent C atom are also called the vicinal dihalide। जब हम क्या कह रहे हैं, adjacent कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे आपके क्या आ रहे हैं, हेलोजन एटम्स आ रहे हैं, तो इसको आप विसिनल कहेंगे। और इसी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आप एल्काइलिन करके प्रोनाउंस करेंगे। यानी अगर इथाइल ग्रुप है तो क्या कहेंगे, इथाइलिन, और अगर दोनों ब्रोमो ग्रुप है सपोज तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा इसके लिए। द एल्काइल ग्रुप हैविंग 2 हेलोजन एटम्स अटैच टू द सेम C एटम आर ऑल्सो कॉल्ड द जेमिनल डाइहेलाइड और जेम डाइहेलाइड। ओके, ये हमें पता है कि जब एक ही कार्बन पे दोनों आपके हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं, क्या कहा मैंने, सेम कार्बन पे
दोनों आपके हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे। और इसको आप जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, सपोज अगर इथाइलिन है तो क्या कहेंगे, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, ओके। या आपका क्या है, मिथाइलिन है तो मिथाइलिडीन डाइब्रोमाइड ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स हैविंग 2 हेलोजन एटम अटैच्ड टू द टर्मिनल C atoms are called the polymethylene dihaloide। टर्मिनल, अगर आपके पास ऐसी कोई कार्बन चेन है और यहाँ पर आप जोड़ देंगे Br और यहाँ पर भी आप Br जोड़ देते हैं, ठीक है, ये H2 हो गया, H2 तो यहाँ पे कितने 1 2 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, ट्राई मिथाइलिन और आगे 2 ब्रोमो ग्रुप है तो डाइब्रोमाइड। ये कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर IUPAC से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइमिथाइलिन डाइब्रोमाइड हो गया, जो कि किसका एग्जाम्पल, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड का हमने क्या बोला, एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम बताया गया इथाइलिन डाइब्रोमाइड, यानी ये क्या होगा, विसिनल होगा। 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका क्या है, नाम है। तो 1,2 डाइब्रोमो यानी 2 कार्बन है, क्योंकि इथेन है, किसी भी साइड से 1 मान लो, यहाँ से हम 1 मान लेते तो यहाँ पे ब्रोमो है आपका और 2 पे भी क्या है, Br है, ठीक है। वैलेंसी पूरी कर लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो गया या इथाइलिन डाइब्रोमाइड हो गया। और इथाइलिन आपको क्या बता रहा है कि विसिनल है। विसिनल का मतलब है कि नेबरिंग कार्बन पर या एडजेसेंट जो कार्बन है उन पे क्या लगे होंगे, ब्रोमाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ये आपका इथाइलिन ना होकर के इथाइलिडीन होगा। इथाइलिन डाइब्रोमाइड 1,1 डाइब्रोमो इथेन, यानी एक ही कार्बन पर आपके दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ब्रोमीन ग्रुप एक ही पर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1,1 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट है ट्राइमिथाइल डाइब्रोमाइड और 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोपेन यानी 3 कार्बन है आपके, 1 और 3 पर क्या है, 2 ब्रोमीन ग्रुप है, जिसे हमने क्या कहा था, टर्मिनल जो होंगे, एक Br यहाँ पर होगा अगर ये 1 है और एक Br यहाँ पर होगा, ठीक है, 1 3। अब इनकी आप क्या कर लेंगे, वैलेंसी पूरी कर लेंगे। तो ये आपका क्या होगा, ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3, ट्राइमिथाइल हो गया। और डाइब्रोमाइड, 2 ब्रोमीन ग्रुप है, एक ही है एक ही है। और IUPAC क्या हो गया, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। टू डाइक्लोरोप्रोपेन। तो कितने, 3 कार्बन है, प्रोपेन लिखा है। 2 डाइक्लोरो का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों ही साइड से नंबरिंग सेम आएगी, तो आप अगर यहाँ से करते हैं लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब भी 2 पे यही आएगा, क्योंकि 3 ही कार्बन है, ठीक है। तो ये भी आपका, जैसे प्रोपाइलिडीन लिखा है तो किसका एग्जाम्पल है, जेमिनल का। जेमिनल यानी आपका एक सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया, ओके। तो आप, अगर आपको कॉमन नेम दिया गया है तो कॉमन नेम के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उससे फिर आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। या आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप उससे IUPAC नेम लिख लेंगे और कॉमन नेम भी बता देंगे कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। प्रोपाइलीन लिखा है मतलब विसिनल वाला होगा केस। विसिनल का मतलब क्या है, नेबरिंग कार्बन पर होगा। और 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन आपको क्या दिया है, IUPAC नेम दिया है। प्रोपेन यानी यहाँ पर भी 3 ही कार्बन की चेन होगी, ओके। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन लिखा है तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अगर 1 है तो यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप होगा
और ये 2 है तो यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप होगा। तो क्या हो गए, क्लोराइड ग्रुप दोनों जगह क्लोराइड आ गया, क्लोरो आ गया, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो। उसके बाद प्रोपेन, यानी 3 कार्बन है। एन क्या बता रहा है आपको कि सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे कार्बन। अब आपको क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपाइलीन लिखा था, मतलब क्या है, विसिनल है, तो यहाँ पे विसिनल है, ये एडजेसेंट कार्बन होंगे, आसपास के कार्बन होंगे जिसमें आपके हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी वैलेंसी पूरी कर लेंगे इनकी। तो ये आपका क्या हो गया, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। यहाँ पर आपके पास एक और है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन आ जाएंगे। नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दी हमने। 2 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, Cl है, और सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दो क्योंकि ब्यूटेन लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्यों, क्योंकि आपका ये वाला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ये 2 तरफ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 साइड से, क्या हमने क्या कहा था, सेकेंडरी वो होगा जो 2 तरफ से एल्काइल ग्रुप या कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक साइड आपका हेलोजन आ जाएगा, एक H आ जाएगा। तो सेम यही स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। ये कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, यानी जिससे हेलोजन जुड़ रहा है। दूसरा ये यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से किससे जुड़ रहा है, 2 साइड से कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया, ओके। तो कॉमन नेम में आपने क्या बताया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, और इसका यूपीएससी नेम है 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन है तो आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन होंगे। 1 पर क्या है आपका, Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड ग्रुप। 2 पर क्या है आपके, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इन एग्जाम्पल्स के साथ हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पर समाप्त होता है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है अभी भी नॉमेनक्लेचर को लेके, आईयूपीएसी या कॉमन सिस्टम को लेकर, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कार्बन, हम कह रहे हैं कि किसी एल्काइल हैलाइड से या किसी एल्काइल ग्रुप से हम हेलोजन को जोड़ रहे हैं, यानी हम कर क्या रहे हैं, एक कार्बन से हम X को जोड़ रहे हैं, ठीक है। कार्बन से हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन को जोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हेलोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन से ज्यादा हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और हम साथ साथ क्या देखते हैं, ये एक सीरीज है, 17th ग्रुप की हम बात करते हैं, जहां पर क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन भी है, लेकिन हमने इन चारों को लिया है, ठीक है। ये 4 आपके हेलोजन एटम है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी ग्रुप में, 10th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, और आपको पता है कि जब आप किसी ग्रुप में एटम्स को देखते हो तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। इनकी वैलेंसी 1 है, ओके। सबकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों की वैलेंसी कितनी है, 1 है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इनका साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, साइज बढ़ता जाता है, साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी फ्लोरीन कैसा होगा, छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लोरीन ब्रोमीन से छोटा होगा और ब्रोमीन जो होगा वो आयोडीन से छोटा होगा, इतना हम देखते हैं। और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, ठीक है।
क्या कहा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी का मतलब क्या है, आयोडीन क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड कैसा होगा, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन करता है हाइड्रोजन से बॉन्डिंग, हमने आपने हाइड्रोकार्बन करके चैप्टर पढ़ा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में दोनों में लगभग कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, इसीलिए दोनों क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने जब हाइड्रोजन को हटाया और क्या किया, हेलोजन को वहां पर अटैच किया या हेलोजन को वहां पर जोड़ा, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, किसके बीच में, C और X के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और हमने क्या कहा है कि जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, यानी इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और कार्बन भी क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को तो कोवेलेंट करेंगे ये दोनों, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करते हैं। चूंकि हम कह रहे हैं हेलोजन जो है, एक्स जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो ये धीरे धीरे क्या करता है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ को शिफ्ट करता है, यानी जो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन था ये भी अब किसके पास आ जाता है, हेलोजन के पास आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होगा तो एक पे पॉजिटिव में आएगा और एक में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन उन पे नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, डायपोल मोमेंट आ गया, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जहां पे भी पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, ध्रुव में कन्वर्ट्स होंगे, पोलर बनेंगे, वहां पर क्या आ जाएगा, आघूर्ण आ जाएगा, या द्विध्रुव आघूर्ण जिसे आप कहते हैं, यानी डायपोल मोमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कितनी चीजें हुई, एक तो आपने कहा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या होगा, अब हम आपका जो जैसे हमने कहा CX बॉन्ड, तो CX बॉन्ड क्या हो सकता है, CF हो सकता है, आपका CCl हो सकता है, CBr हो सकता है, या CI हो सकता है। ठीक है, ये आप C का मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे आप। CH3 लिख लो यहाँ पे, CH3, ये CH3Cl, CH3Br और CH3R। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे वर्ग में, तो क्या होगा, आपका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ रही है, ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ा वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ किसके बीच की, C और X के बीच में। पहले एटॉमिक साइज छोटा था, CF की बात करें तो एटॉमिक साइज छोटा था, तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो छोटी थी। अभी अगर CI की बात करें तो उसके लिए एटॉमिक साइज बढ़ गया है। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ गया है तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ, बॉन्डिंग करेंगे तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ होगी वही क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं या फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जाते हैं, किसमें, हेलो एल्केन्स में, तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाती है, जिसका कारण क्या है कि वहां पर साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन में हम क्या कहते हैं कि क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है, तो वहां पर भी आपका क्या होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होगी, या हम क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर दोबारा वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। यानी फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का तो बढ़ेगा, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन का कम हो जाएगा। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी हमारी आती है कि जब ये जो CX बॉन्ड है, ठीक है, CX बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं, अब इसको तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जब हमें किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है उसके अलग अलग एटम्स में, तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर होती है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है, या आपका बॉन्ड एंथैल्पी भी उसको कहा जाता है। ओके, तो जैसे जैसे
आप ग्रुप पे नीचे की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, घटती जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, आप इजीली, जितना बड़ा एटम का साइज होगा यानी जितनी ज्यादा उसमें ऑर्बिट्स होंगी उतना इजी हो जाता है एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे की तरफ जाएंगे आप क्या देखेंगे कि अगर CH3F और CH3I का कंपैरिजन किया जाए तो CH3F की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CH3I या मिथाइल आयोडाइड जिसे आप कह रहे हैं। ओके, तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपको यहाँ पर इस चार्ट की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये बॉन्ड्स है अलग अलग। ठीक है, ये पहला है मिथाइल फ्लोराइड का, ये क्लोराइड का, ये ब्रोमाइड का, ये आयोडाइड का। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हम देख रहे हैं कि ग्रुप में नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ या आबंध की जो लंबाई है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बता दिया कि जो CH3 का ये एटम है और फ्लोरीन का जो एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी मैंने आपको बताई कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, आपकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वो भी क्या हो रही है, वो वर्ग में नीचे जाने पर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो CH3F की जो क्या है बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3I के। ठीक है, तीसरा हम क्या देख रहे हैं, डायपोल मोमेंट देख रहे हैं, जहां पर हमने क्या कहा कि इन यहाँ पर तो बढ़ी लेकिन यहाँ से फिर डिक्रीज हुई क्लोरीन से ब्रोमीन में जाने पर, और यहाँ से फिर इंक्रीज हो गई डायपोल मोमेंट। ओके, तो CX बॉन्ड आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जहां पर हम प्रिपरेशन देखेंगे किसकी, आपके हेलो एल्केन्स को बनाने के मेथड्स देखेंगे कि किस किस चीज से उसको बना सकते हैं आप लोग। ओके, तो बच्चों आज हमने CX बॉन्ड देखा, आबंध के बारे में हमने पढ़ा, उसकी प्रकृति कैसी होती है, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ की बात की, बॉन्ड एंथैल्पी की बात की और साथ ही साथ डायपोल मोमेंट देखा। नोमेनक्लेचर हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है हेलो एल्केन्स का। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम अपनी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हेलो एल्केन्स को बनाने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस किस चीज से बनाया जा सकता है। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।